हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं हम अगला टॉपिक, उसको देखेंगे। देखिए, हमने लाइन सेगमेंट क्या होती है, कैसे मेजर करते हैं, है ना। कौन से तरीके हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके कंपेयर कर सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर रूलर एंड डिवाइडर का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एंगल्स, किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं, कैसे बनते हैं एंगल्स, कोण जो होते हैं। ठीक है। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है, ये हमने सीखा। ठीक है। और कितने जो डायरेक्शन है वो हमने देखा कि कौन सी डायरेक्शन में अगर हम फेस करेंगे तो कितने डिग्री हमें घूमना पड़ेगा, इस तरह से। या फिर क्लॉक वाले क्वेश्चन बहुत सारे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, सारे एंगल्स के बारे में डिस्कस किया है। एंगल को मेजर कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, ये हमने यहाँ पे देखा है। और अगर हम डायरेक्टली पता लगाना चाहें किसी एंगल का, तो कैसे पता लगेगा बच्चों, वो हमें देख के पता लग जाएगा कि राइट एंगल से अगर छोटा है तो एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट एंगल से बड़ा एंगल है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं परपेंडिकुलर लाइंस, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसको नोट करेंगे आप, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। तो बच्चों, कहीं भी कुछ डाउट होता है बीच में आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। अब देखिए, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे हम। इसको हम बोलेंगे लंब रेखाएं। क्या बोलेंगे? लंब रेखाएं। ठीक है। क्या होती है ये समझेंगे। when two when two lines intersect। ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? जब एक दूसरे को किसी पॉइंट पे दो लाइन कट करती हैं, क्रॉस करती हैं, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। when two line intersect and the angle between them is right angle, then the lines are said to be perpendicular। तो उन रेखाओं को लंब रेखाएं बोलते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, दो लाइंस हैं। ठीक है। इंटरसेक्शन दो लाइंस का हो सकता है, किसी भी एंगल पे वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ये एक्यूट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर लाइंस नहीं कहलाएंगी। दे आर नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सी हैं? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो एक समकोण बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है। देखिए, ये सारे राइट एंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, अगर दो लाइन है हमारे पास, कौन सी हैं? ए बी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम इस तरह से लिखते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। जो परपेंडिकुलर का सिंबल है, अच्छे से दिख रहा है ना आपको, ये कुछ इस तरह से बनता है। इसको हम परपेंडिकुलर लिखते हैं। ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे करें। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ये हेडलाइन लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स।
इसको हम बोलेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, त्रिभुजों का वर्गीकरण, ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स हैं, उनको हम साइड के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जो कोण हैं, एंगल्स हैं, उसके बेसिस पे भी हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, एक तो होगी उसकी भुजाएं, साइड्स, और एक हो गए, क्या हो गए, ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि साइड और एंगल के बेसिस पे क्या क्या हम बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है उनकी भुजाओं के आधार पे जब उसका वर्गीकरण करते हैं त्रिभुज का, तो कौन से हमें त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो सबको ये विजिबल है, सब देख पा रहे हैं ना बच्चों? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना आप। सबसे पहले आता है एक स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसको? स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे, अभी नाम नोट कर लीजिए आप। और तीसरा आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या क्या आता है? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसको? विषम बाहु त्रिभुज। तो होता क्या है, इन अ स्केलेन ट्रायंगल ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल। एक स्केलेन ट्रायंगल में तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? अनइक्वल होती हैं, बराबर नहीं होती। ठीक है बच्चों, adjacent figure shows a scalene triangle where AB is not equal to AC is not equal to BC। तो यहाँ पे ये त्रिभुज देखिए, इसमें AC है 5 सेंटीमीटर, AB है 2 सेंटीमीटर एंड BC है 4 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल या विषम बाहु त्रिभुज। फिर आ जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलिन ट्रायंगल को हम लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, और ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड वाला है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है ये, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर सम द्विबाहु त्रिभुज होता है जिसकी एनी टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी कोई भी दो भुजाएं इक्वल हों। जैसे ये देखिए 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। AC और जो BC है वो बराबर हैं, AC इज इक्वल टू AB। ठीक है, AB और AC बराबर हैं, 3-3 सेंटीमीटर की है, बाकी BC 5 सेंटीमीटर की है। तो हमें दो भुजाएं चाहिए जो बराबर हों, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल whose all three sides are equal, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं इक्वल होंगी, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इनको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन है, उसके बाद आगे हम
थोड़ा और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो देखिए, जो हमारे पास साइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, तो इसमें आता है स्केलियन ट्रायंगल, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। स्केलियन ट्रायंगल, ये लिखा होगा आपने, क्या बोलते हैं इसको? विषम बाहु त्रिभुज। तो कोई ऐसा त्रिभुज, मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखूं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है ना? कोई भुजा किसी के बराबर नहीं है इस त्रिभुज में, इसीलिए इसको स्केलियन ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें एक खास बात यह है कि इसकी जो दो भुजाएं हैं ना, जैसे ए बी सी है, तो ये दो भुजाएं इक्वल होती हैं, लेकिन तीसरी भुजा इक्वल नहीं होती। इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हों तो बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो तीनों भुजाओं का माप यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी समबाहु त्रिभुज। नोट करेंगे। अगला देखिए, अब अगली क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। ठीक है, तो जो उनके कोण होते हैं उसके आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, कोणों के आधार पे। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जो आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होता है इसको न्यून कोण त्रिभुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। लिख लीजिए, न्यून कोण त्रिभुज। अब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था कि न्यून कोण क्या होता है। वो कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसको न्यून कोण बोलेंगे। तो ऐसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों के तीनों कोण, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर लेस देन 90। मतलब तीनों एंगल, देखिए एंगल ए हो गया, एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री से कम होंगे, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सारे के सारे एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी आर एक्यूट एंगल हैं, इसीलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आता है आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल से समझ में आ रहा है
कि इसमें एक राइट एंगल जरूर होगा। क्या एक त्रिभुज में दो राइट एंगल हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा त्रिभुज हम बना सकते हैं जिसके अंदर दो समकोण हों? कौन बताएगा इसका आंसर? किसी को पता है? हाथ खड़ा कीजिए अगर पता है तो किसी को। क्या हम कोई दो समकोण वाला त्रिभुज बना सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं बना सकते। बच्चों, एक जो त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग, ठीक है, सभी एंगल्स का सम होना चाहिए 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होने चाहिए। कितने एंगल्स? 3 एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। और कोई एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता। अब सोचिए, अगर मैंने एक ही ट्रायंगल में दो राइट एंगल बना दिए, एक तो ये हो गया 90 डिग्री का, एक और बना दिया, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री, तो यही हो गया। मतलब तीसरा एंगल बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए एक ट्रायंगल में एक राइट एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जिस भी त्रिभुज में एक राइट एंगल हो उसको बोलेंगे हम राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, इसको हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। मतलब जैसे जिस प्रकार से एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा राइट एंगल नहीं हो सकते, सिमिलरली एक ट्रायंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं हो सकते। इसीलिए जिस त्रिभुज में एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बाकी तो एक्यूट रहेंगे, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ये आपका एंगल के आधार पे है क्लासिफिकेशन, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, आज हमने सीखा है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, लंब रेखाएं जिनको हम बोलते हैं। तो कोई भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों का वर्गीकरण सीखा है कि भाई भुजाओं के आधार पे कैसे करें, कोणों के आधार पे कैसे करें। तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है बच्चों, इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।